नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हमें डिस्कस करना था पटना कलम पेंटिंग के बारे में। पिछले दो क्लासेस में हमने डिस्कस करा था मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में और पाल आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, स्कल्पचर के बारे में। ठीक है, आज हमको डिस्कस करना है स्पेसिफिकली पटना कलम पेंटिंग के बारे में। देखिए, बिहार में तीन तरह की पेंटिंग काफ़ी फेमस है। एक पटना कलम पेंटिंग, दूसरी मधुबनी पेंटिंग और तीसरी मंजूषा पेंटिंग। तो आज जो बीपीएससी स्पेसिफिकली पूछता है जीएस पेपर 1 के सेक्शन 1 में, वो पटना कलम पेंटिंग के बारे में पूछता है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इसके बारे में जानने से पहले हमको सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि आखिर पटना कलम पेंटिंग का उद्भव कैसे हुआ। बात मुगलों के ज़माने की है, जब मुगल शासक हमारे देश में राज कर रहे थे, जिनका शासन केंद्र जो था वो दिल्ली आगरा बेल्ट था। दिल्ली आगरा बेल्ट, इसी के आसपास इनके कैपिटल्स थे। तो जब अकबर, इसका बेटा हुआ जहांगीर और इसका बेटा हुआ शाहजहां, ये तीन रूलर शासन कर रहे थे दिल्ली आगरा बेल्ट पे मुगल पीरियड में। उस वक्त तक पेंटिंग्स काफ़ी अपने पीक पर थी। काफ़ी अच्छे से सारे पेंटर्स थे, बहुत मशहूर पेंटर्स हुए, काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स बनाई गई, काफ़ी रिच पेंटिंग्स बनाई गई। लेकिन जैसे ही औरंगजेब शासन करने आता है, सारा कुछ बदल जाता है। औरंगजेब एक ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम था, जिसने कहा कि वो इस्लाम की यानी शरीयत की सारी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेगा। तो शरीयत की रेगुलेशंस के मुताबिक वोकल म्यूजिक और पेंटिंग, ये दोनों प्रोहिबिटेड है, ये दोनों नहीं किया जा सकता है। पेंटिंग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, आज हम पेंटिंग के बारे में ही चर्चा करेंगे। देखिए, पेंटिंग क्यों प्रोहिबिटेड है? क्योंकि पेंटिंग एक तरह से रिक्रिएशन है, और क्रिएशन और रिक्रिएशन इस्लाम में कहा गया है कि ये केवल गॉड यानी अल्लाह के हाथ में है। तो जब ये शासन पे आया औरंगजेब, तो इसने जितने भी आर्टिस्ट थे, इन सारे आर्टिस्ट को मार मार कर भगाना चालू किया। इसने अकबर ने जो आगरा के महल में पेंटिंग करवा रखी थी, सब पे वाइट वॉश करवा दिया, कुछ भी नहीं बचाया। तो दिल्ली आगरा बेल्ट से कुछ जो पेंटर्स थे वो नज़दीक में उत्तराखंड और हिमालय पर चले गए, यानी हिमालय की पहाड़ियों के आसपास के जो प्रदेश थे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वो पहाड़ों पर चले गए। ठीक है, ये पहाड़ों पर गए, इन्होंने यहां पर पहाड़ी चित्रकला को बढ़ावा दिया। पहाड़ी चित्रकला का उद्भव हुआ यहां से। कुछ यहां चले गए राजस्थान। राजस्थान में राजस्थानी स्कूल ऑफ आर्ट्स का उद्भव हुआ। इनमें से कुछ चले आए बंगाल। तो उस वक्त बंगाल में इंडिपेंडेंट नवाबों का शासन था, और ये नवाब भी आर्ट एंड कल्चरल एक्टिविटीज को काफी बढ़ावा देते थे। समय तब बदला जब सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, प्लासी के युद्ध में बंगाल का नवाब हार गया और गद्दी पर बैठा मीर जाफर। मीर जाफर का बेटा था मीरन। मीरन भी एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम था। मीरन, इसने भी अगेन वो औरंगजेब वाली चीजें चालू कर दी। जितने भी आर्टिस्ट थे उनको मार मार कर भगाना चालू कर दिया, बोला कि पेंटिंग इस्लाम में प्रोहिबिटेड है। तो बंगाल की राजधानी उस वक्त थी मुर्शिदाबाद। यहां से जितने आर्टिस्ट थे वो भागकर नियरेस्ट मार्केट की खोज करने लगे, और जो उनको सबसे नियरेस्ट मार्केट मिला वो पटना मिला। पटना क्यों मिला? क्योंकि पटना एकमात्र वो एरिया था जो इनके काफ़ी करीब में था, मुर्शिदाबाद के काफ़ी करीब में था। इसके अलावा पटना के आसपास में दरभंगा नरेश और हथुआ नरेश, ये दो बहुत ही पावरफुल रीजनल प्रिंसिपैलिटीज थी, रीजनल पावर्स थे, जो आर्ट एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ को काफ़ी सपोर्ट करते थे, बढ़ावा देते थे। इसके अलावा पटना में बहुत सारे कंपनीज के फैक्ट्रीज भी खुल चुके थे। हमको पता है 1632 में डचेज ने फैक्ट्री खोली थी।
फ्रेंच की फैक्ट्री थी, ब्रिटिश की फैक्ट्री तो थी ही। तो उनकी फैक्ट्रीज में यूरोपियंस, जो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज के रहने वाले थे, वो लोग एज ए एम्प्लॉय आते थे और काम करते थे। ये लोग एम्प्लॉय जब वापस यहाँ से यूरोप जाते थे, जब ये वापस यूरोप जाते थे तो अपने साथ वो पेंटिंग लेकर जाते थे, भारत की बनी हुई पेंटिंग, जिसमें भारत का चित्रण होता था, क्योंकि वहाँ के लोगों को भारत को देखने की बहुत अंदर में उत्सुकता रहती थी। तो वो लोग काफ़ी, जो रीजनल कंपनी के एम्प्लॉयज थे, उन लोगों ने भी इसको काफ़ी प्रश्रय दिया। ठीक है, यहाँ तक किसी तरह का कोई डाउट नहीं। यहीं से पटना स्कूल ऑफ आर्ट्स का, यानी पटना कलम पेंटिंग का उद्भव हुआ। ठीक है, ये जो पेंटर्स हुए, ये पेंटर्स कहीं ना कहीं इन मुगल कालीन एरा से प्रभावित थे। मुगलों की जो चित्रशैली थी, जो उस वक्त की चित्रशैली थी, उससे प्रभावित थे। लेकिन उनका मोह अब दरबार से भंग हो गया था, कोर्ट से, रॉयल फैमिली से, इनसे इनका मोह भंग हो गया था। तो इन लोगों ने एक अलग ही तरह की शैली का विकास किया। दुनिया में बहुत ही ऐसी कम शैलियां हैं चित्रकारी में जिसमें कॉमन लाइफ, कॉमन पीपल के ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, मार्केट्स के ऊपर पेंटिंग बनाई गई हैं। और ख़ास करके भारत में तो एक तरह से यह इकलौती ऐसी पेंटिंग की शाखा थी जो इमर्ज हुई, पटना कलम पेंटिंग, जिसमें स्पेसिफिकली जोर दिया गया सेकुलर आर्ट पे, स्पेसिफिकली जोर दिया गया कॉमन पीपल और कॉमन डेली लाइफ के बारे में पेंटिंग बनाने के ऊपर। ये इसका बैकग्राउंड था। अब हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन, क्योंकि क्या होता है कि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन लिखने के क्रम में हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखना पड़ता है, भूमिका लिखनी पड़ती है। तो जनरली जो क्वेश्चन पूछता है वो दो चीज़ों के ऊपर ही पूछता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कि डिस्क्राइब करो। पहला पूछेगा वो कि डिस्क्राइब करो। ठीक है, दूसरा पूछेगा कि क्रिटिकली एनालाइज करो, क्रिटिकली एनालिसिस, एनालिसिस। ठीक है, यही दो पॉइंट जनरली एग्जाम में पूछता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और हमें चाहिए। देखो, पटना कलम पेंटिंग के बारे में जो भूमिका थी, हमने जाना कि ये कहीं ना कहीं मुगल कला से प्रभावित है, इन्फ्लुएंस्ड बाय मुगल आर्ट्स। तो मुगल आर्ट कैसा होता था? मुगल आर्ट होता था जिसमें काफ़ी डेकोरेशन किया जाता था। मुगल आर्ट में देखो, एक बॉर्डर बनाया जाता था, इस बॉर्डर को काफ़ी डेकोरेट किया जाता था। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर पेंटिंग्स बनाई जाती थी। ठीक है, पेंटिंग्स जो होती थी वो काफ़ी ब्राइट कलर्स की होती थी, ब्राइट कलर्स की होती थी। थोड़ा सा रिवीजन हो जा रहा है अपना यहाँ पे मुगल आर्ट्स का। ब्राइट कलर की भी पेंटिंग्स होती थी। ठीक है, इसमें बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का काफ़ी ध्यान दिया जाता था। बैकग्राउंड और फोरग्राउंड, इसका काफ़ी ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा इसमें ग्रुप पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा बनते थे। माने एक ऐसा दिखाएगा, इसमें राजा बैठा हुआ है, यहाँ पे मंच बनाएगा, इस मंच पे राजा को बिठा देगा। इसके बाद यहाँ पे दरबारी लोग खड़े रहेंगे, ये सारे दरबारी लाइन से खड़े हैं। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हो रही है, यहाँ पे भी कोई बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई जाकर खड़ा है, अपना फरियाद सुना रहा है। तो इस तरह की पेंटिंग मुगल के टाइम में होता था। मुगलों के काल में पोर्ट्रेट पेंटिंग, लाइफ साइज पेंटिंग और मिनिएचर पेंटिंग, तीनों तरह की पेंटिंग बनाए गए थे। इस पेंटिंग का जो कालखंड है पटना कलम पेंटिंग का, ये 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स से लेके 20th सेंचुरी के मिडिल तक। ठीक है, ये पेंटिंग भारत में फ्लॉरिश हुई।
इसके जो फेमस सेंटर रहे वो पटना, ठीक है, पटना के बाद आरा, आरा के बाद दानापुर। पटना में जो कुछ खास मोहल्लों के नाम हैं जैसे मच्छरहट्टा, मच्छरहट्टी या मच्छरहट्टा, दीवान मोहल्ला, ठीक है, ये फेमस प्लेसेस रहे हैं जहां पे वो आर्टिस्ट आकर बस गए। इन लोगों ने जो पेंटिंग बनाई वो कॉमन लाइफ के ऊपर थी, वो सिंपलर थी, सिंपलर इन फॉर्म थी, सिंपलर पेंटिंग थी, सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं, ठीक है। ये थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हो गया इंट्रो में, 4 पॉइंट, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे सेलिएंट फीचर के ऊपर। देखिए, सेलिएंट फीचर के ऊपर आपको थोड़ा सा डिटेल में बात करनी होगी, क्योंकि 40 नंबर एक प्रश्न पे होते हैं और 40 नंबर के लायक लिखना होता है। अगर नहीं लिखेंगे उतना तो मार्क्स कम मिलने का खतरा बना रहता है। सेलिएंट फीचर्स, ये जो पेंटिंग थी ये मिनिएचर आर्ट थी। मिनिएचर आर्ट हमने पढ़ा है। मिनिएचर आर्ट वो आर्ट होता है जिसमें इमेजेस जो है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा के एरिया में नहीं बनाई गई रहती हैं, ठीक है। क्या होता है ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम के एरिया में ये इमेजेस बनाई गई रहती हैं, ओके। इसमें जो कैनवस यूज हुआ, यानी किस चीज पर इमेजेस को बनाया गया, देखो सबसे पहले बनाया गया पेपर पे, बाद में डिमांड काफी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई तो ये मेटल पे, हाथी के दांत पे यानी आइवरी पे, फिर लेदर पे, माइका की शीट पे यानी कि अभ्रक पे, माइका शीट। इसके अलावा माइका शीट के अलावा ये ग्लास पे यानी कि शीशे पे, ये इनके कैनवास होते थे, इन्हीं पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी। आइवरी पे पेंटिंग बनाई जाती थी, एक जैसे बैज बनते हैं, जैसे हम लोग कोट में बैज लगाते हैं, उस ब्रोज लगाते हैं, उस तरह के वो उस टाइम पे वो चीज़ें बनाई जाती थी। और जो यूरोपियंस होते थे वो अपने देश में जाते थे और काफ़ी शान से दिखाते थे कि देखो इंडिया, मेड इन इंडिया ये सामान लेकर आया, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इसमें जो कलर्स हैं, कलर्स के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। डार्क ब्राउन, डार्क रेड, डार्क ब्लू और लाइट येलो, ठीक है। यानी गहरे भूरे रंग के, गहरे लाल रंग के, गहरे ब्लू रंग के और हल्के पीले रंग के कलर्स का यूज किया गया। ये सारे कलर्स नेचुरल थे, नेचुरल कलर्स। इनको कहीं ना कहीं किसी प्लांट से, फ्लावर से, मिनरल से या किसी मेटल से इन कलर्स को एक्सट्रैक्ट किया गया था। जो ब्रश बनाए गए वो गिलहरी के बाल से, स्क्वायरल, स्क्वायरल के बाल से, घोड़े के बाल से
सूअर के बाल से और मोर के बाल से ये ब्रश बनाए जाते थे। जितने कलर्स होते थे ये लगभग वाटर कलर का यूज किया जाता था। आज के डेट में भी हम लोग वाटर कलर यूज करते हैं और पेंटिंग्स बनाते हैं पेपर पे, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद जो इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता में से है वो है कि इसमें एसिमुलेट किया गया, एसिमुलेशन ऑफ यूरोपियन आर्ट, यानी शैडो, छाया का उपयोग किया गया। अब छाया का उपयोग कैसे करेगा? देखो, शैडो का उपयोग कैसे करेगा? मान लो तुम कुछ बनाते हो, जैसे मान लो कोई भी पेंटिंग बनाई तुमने एक ये घर बनाया। अब ये घर पे अगर इधर से सनलाइट आएगा तो कुछ ना कुछ इसका शैडो इधर तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई तालाब है, उस तालाब के किनारे पेड़ है और सनलाइट यहां से दिखाएगा, तो सनलाइट यहां से दिखाएगा तो इसका शैडो कहां बनेगा? इसमें कहीं ना कहीं ऐसा बनेगा शैडो, है कि नहीं? और ये पानी, तो ये शैडोइंग की जो चीज थी ये यूरोपीय लोगों के पास थी और ये टेक्निक उन्होंने भारतीयों को सिखाई और इस टेक्निक का एसिमुलेशन पटना कलम के चित्रकारों द्वारा किया गया। एक टेक्निक है जिसको कहते हैं कजली स्याही। ये कोई बहुत बड़ी टेक्निक नहीं है, लेकिन कजली स्याही टेक्निक में क्या होता था कि जो आउटलाइन था, जो कंटूर्स थे, जैसे मान लो आज के डेट में हम यूज करते हैं, पहले पेपर पे पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, आउटलाइन बनाते हैं, फिर उसमें कलर्स को भरते हैं, कलर्स का यूज करते हैं। यहां पे डायरेक्ट कलर्स का यूज होता था, कोई पेंसिल का यूज नहीं होता था, नो यूज ऑफ कंटूर्स का कोई यूज नहीं होता था, डायरेक्ट ब्रश और पेंट से पेंटिंग की जाती थी। अब सवाल उठता है कि किस चीज पर पेंटिंग की जाती होगी, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, किस टॉपिक पे पेंटिंग की जाती होगी। यहां तक उम्मीद है कि क्लियर है। 5 पॉइंट, मिनिएचर आर्ट, कैनवास क्या था, कलर क्या था, एसिमुलेशन हुआ यूरोपियन आर्ट का, कजली स्याही टेक्निक। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, क्या दें इसको, नेक्स्ट पॉइंट में आएगा 6 पॉइंट। ये जो पेंटिंग्स थी इनका सब्जेक्ट मैटर क्या था? देखिए, सब्जेक्ट मैटर को हम 6 टाइप में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो मैटर था वो था कॉमन लाइफ के बारे में, कॉमन लाइफ, मार्केट लाइफ। इस कॉमन लाइफ में जो हमारे शिल्पी थे, जो शिल्पकार थे, जो आम जिंदगी के कार्यों को करते थे, जैसे मान लो बार्बर हो गया, कोबलर हो गया, जैसे स्नैक चार्मर हो गया, गोल्ड स्मिथ हो गया, बैंगल सेलर हो गया, फिश सेलर हो गया। मार्केट में इन लोगों की पेंटिंग्स बनाई जाती थी। सेकंड जो इसका था कि फेस्टिवल के ऊपर, फेस्टिवल्स, इसके ऊपर पेंटिंग्स बनाई जाती थी, दिवाली, होली, इसके अलावा पालकी की, डोली की, इन सब चीज़ों की पेंटिंग्स बनाई जाती थी। इनके बाद
एनिमल्स एंड बर्ड्स की तस्वीरें बनाई जाती थी। एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये तस्वीरें काफ़ी रिफाइंड होती थी, बहुत रिफाइंड होती थी। रिफाइंड से मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि मानो कि जैसे अगर ये यहाँ पे कोई इमेज बना रहा है, जैसे अगर सारस का इमेज बना रहा है, तो सारस का जब इमेज बनाएगा तो उस केस में वो बहुत ज़्यादा ध्यान देगा किस चीज़ पे, इसका फेदर कैसा है, इसके गले का रंग कैसा है, यहाँ का रंग कैसा रहेगा, इसकी टांगें कैसी रहेंगी, है कि नहीं। इस तरह के इमेजेस काफ़ी माइन्यूट डिटेल अगर देखा जाएगा तो एक एक रेशा रेशा उस पेंटिंग में समझ में आएगा। ठीक है, एक टर्म आता है जिसको कहते हैं सबीह। बेसिकली ये इमिटेशन होता है, किसी चीज की नकल हूबहू बना देना। ठीक है, इसके बाद जो पेंटिंग्स बनाई गई वो ऑब्जेक्ट्स पे, लैंडस्केप पे, और आर्किटेक्चर पे बनाई गई। ऑब्जेक्ट्स यानी किसी वस्तु को लेकर बनाया गया। लैंडस्केप का मतलब हो गया, जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है, जो गोल घर है, गोल घर का गंगा नदी के किनारे का इमेज बनाया गया था, बैंक ऑफ गंगा, पटना में काफ़ी खूबसूरत दिखता है। आर्किटेक्चर में गोल घर का इमेज बनाकर दिया गया था किसी को। ये सारे पेंटिंग्स आज के डेट में प्रिजर्व करके रखे गए हैं। ठीक है, 5 एंड छठा कैलीग्राफी। कैलीग्राफी समझते हैं, खूबसूरती से लिखा जाता है। जैसे अगर एल लिखना होगा तो वो एल ऐसे लिखेगा, ऐसे नहीं लिखेगा, वो कैलीग्राफी में एल ऐसे लिखेगा। ठीक है, तो ये खूबसूरती बढ़ाता है। देखिए, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, 7th पॉइंट, कॉपी में लिखते रहिए। इंफॉर्मेशन जितना ज़्यादा रहेगा, 40 नंबर लायक लिखने लायक आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। 7th पॉइंट, कि किसी भी तरह का बैकग्राउंड का यूज नहीं होता था। नो बैकग्राउंड, किसी भी तरह के फोरग्राउंड का यूज नहीं होता था। नो फोरग्राउंड, किसी भी तरह के बॉर्डर्स का यूज नहीं होता था। नो बॉर्डर्स। अभी हमने पढ़ा था कि जो मुगल कालीन चित्रकला थी उसमें क्या होता था, एक बॉर्डर बनाएगा, इस बॉर्डर को अच्छे से ऑर्नामेंटेड करेगा, सजाएगा, इसको सोना से सजाता था, गोल्ड से। कोई पेंटिंग में बॉर्डर को गोल्ड से सजाएगा। इसके बाद इसके भीतर में क्या बनाएगा, आदमी बनाएगा, दरबार, ज़्यादातर करके कोर्ट सीन रहता था। कोर्ट सीन, यहाँ पे राजा बैठा हुआ है, यहाँ पे मंत्रीगण खड़े हैं, यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जो फरियाद कर रहा है। कोर्ट के सीन, यहाँ पे अगर बहुत होगा तो झरोखा से रानी झांक रही है, इस तरह का भी कोई सीन बनाएगा। ये मुगल पेंटिंग की निशानियाँ हैं। मुगल पेंटिंग्स ऐसे ही बनती थी। ये जो पेंटर्स आए बाद में, जब ब्रिटिशर्स आए तो जो यूरोपियंस आए उन्होंने क्या कहा कि भैया शैडो बनाइए, तो शैडो बनाने लगे। शैडो का एग्जांपल हमने देखा, जैसे मान लो ये पेड़ है, इसका शैडो यहां बनेगा। ठीक है, पेड़ थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखेगा, पानी में अगर शैडो बनेगा तो और रियलिस्टिक दिखेगा। ये यूरोपियन हो गया। और जो पटना कलम के पेंटर्स थे, इन लोगों ने इन दोनों को आपस में मिला दिया। पहला एक तो मिनिएचर आर्ट, दूसरा कोई बॉर्डर नहीं, तीसरा शैडो। ठीक है, अपना लेकर आया, कोई बॉर्डर नहीं बनाएंगे, प्लेन बनाएंगे। अब कोई बॉर्डर नहीं बनाएंगे, उसमें कैसा बन रहा है देखो। मान लो 2 लोग हैं, अगर सपेरा है, वो बीन बजा रहा है,
तो पब्लिक को नहीं दिखाया जाएगा। बैकग्राउंड एकदम वाइट रहेगा, उसमें केवल सपेरा रहेगा, बीन रहेगा और सांप रहेगा, बाकी कुछ नहीं। मान लो 2 लोग हैं, एक बैठा हुआ है यहाँ पर कोई चीज़ काम कर रहा है, तो यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है, ये अपना बैठा हुआ है कुछ लेके, ये अपना कुछ काम कर रहा है। यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, ये भी अपना कुछ यहाँ पे कुछ काम कर रहा है। बाकी बैकग्राउंड कुछ नहीं, बॉर्डर कुछ नहीं, चुपचाप खाली लोग बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर एक आदमी है सपेरा है, वो अपने गले में सांप लटका के घूम रहा है, पीछे का बैकग्राउंड एकदम क्लियर है, कुछ नहीं है, वाइट बैकग्राउंड, इसमें कोई बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं। कलर्स हमेशा वाटर कलर्स यूज किए गए, लाइट कलर्स यूज किए गए, ठीक है, क्लियर है। अगर कोई इमेज ऐसे दिखे आपको जिसमें आज के डेट में जैसे बच्चे जो पेंटिंग करते हैं स्टार्टिंग में केजी नर्सरी 1 2 3 में, जिसमें वो वाटर कलर का यूज करते हैं नहीं और पेंटिंग्स बनाते हैं, तो आप समझ जाना कि वो कहीं ना कहीं पटना कलम पेंटिंग का ही ड्राइंग कर रहे हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो आएगा ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, 8वां पॉइंट। देखो, इंसान की जब इमेज बनाई गई, जब ह्यूमन इमेजेस बनाए गए, तो मेन और वुमेन में क्या कॉमन बनाया गया? मेन और वुमेन में कुछ चीजें कॉमन बनाई गई थी, जैसे कि इनकी आंखें संकेन होती थी, संकेन आइज, फूली हुई आंखें, जैसे कोई सोकर उठा है उस तरह से आंखें उनकी रहती थी। पॉइंटेड नोज, नाक काफी तीखी बनाई जाती थी, पॉइंटेड नोज। लीन फेस, पतला चेहरा बनाया जाता था। लीन बॉडी, छरहरे बॉडी, मोटा ऐसा भैंसा जैसा नहीं फोटो बनाएगा वो, पतला भी नहीं बनाएगा बट लीन बनाएगा, माने ज़्यादा मोटा भी नहीं ज़्यादा पतला भी नहीं। अगर केवल मेन की बात करें तो केवल मेन में मेन जितने होते थे इनकी भौवें बहुत भारी बनाई जाती थी, हैवी आईब्रोज, मूछें काफी बड़ी और भारी बनाई जाती थी, बिग मुस्टेक्स, मुस्टेक्स MO, ठीक है, क्लियर है। अब ये कैसे इमेजेस होंगी? देखो, मान लो ये एक इंसान की फोटो बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें इसका चेहरा कैसा है, ज्यादा मोटा नहीं है, पतला ही चेहरा है इसका। मोटा चेहरा होता तो ये गाल इसका यहां तक आ गया रहा था। इसमें जो इसकी आंखें, जो इसकी भौवें हैं वो कैसी बनाई गई? बड़ी बड़ी भौवें बनाई गई, गहरी गहरी काली भौवें बनाई गई, ठीक है। आंख कैसा बनाया गया? फूला हुआ बनाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि आंख ऐसे नहीं बनाया गया, आंख ऐसे बनाया गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसके बाद जो मूंछों का एरिया है, ये मूंछें बड़ी बड़ी मूंछें बनाई गई, थिक मूंछें बनाई गई। क्लियर, इमेज समझ में आ रहा है। तो इस तरह की इमेजेस बनाए गए। जो पंछियों के इमेज बनाए गए वो काफी रिफाइंड इमेज बनाए गए। उस इमेज के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सारस वाला जो फोटो बनाए थे, ठीक है। कुछ बहुत ही फेमस इमेजेस रहे हैं जो उस वक्त के जो पेंटर्स थे उनके द्वारा बनाए गए। तो सबसे फेमस इमेज रहा है एग्जाम्पल्स। अब ये सैलिएंट फीचर्स समाप्त। एग्जाम्पल्स, एक बनाया गया मुस्लिम मैरिज सेरेमनी का फोटो बनाया गया। मुस्लिम धर्म में किसी की शादी हो रही है, ये फोटो बनाया गया। ये फोटो बनाया गया शिवदयाल लाल के द्वारा। शिवदयाल लाल। एक और काफी फेमस पेंटिंग है जिसको कहते हैं रानी गांधारी पेंटिंग। गांधारी थी महाभारत में, इनकी पेंटिंग बनाई गई। यह पेंटिंग बनाई गई महादेव लाल के द्वारा।
ठीक है, दो नाम याद रहेंगे एग्जाम्पल के रूप में। अब उठता है सवाल कि इस पेंटिंग से कौन कौन से लोग जुड़े हुए थे। या तो इसको स्टार्टिंग में बता देंगे या तो इसको आखिर में बताएंगे। कौन कौन से पर्सनालिटीज इन्वॉल्व थे, पर्सनालिटीज। देखिए बहुत सारे पर्सनालिटीज होंगे लेकिन सबका नाम लिखना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग का नाम अपने को ध्यान में रहना चाहिए एग्जाम में। सेवक राम, हुलास लाल, महादेव लाल, टुन्नी लाल, नित्यानंद लाल, ठीक है। इसके अलावा हमने अभी देखा महादेव हो गया। इसके अलावा जो नाम है वो जो आज के काफी फेमस नाम है जो 20th सेंचुरी में थे वो थे ईश्वरी प्रसाद वर्मा। ईश्वरी प्रसाद वर्मा, राधा मोहन बाबू, राधा मोहन बाबू। इन लोगों ने बहुत प्रयास किया। ये लोग 20th सेंचुरी में थे। इनका डेथ हो गया 1950 में, ठीक है, ये इनका डेथ हो गया। राधा मोहन बाबू ने पटना में जो गोविंद मित्रा रोड है वहां पर एक पटना आर्ट स्कूल या आर्ट कॉलेज का लीजिए, इसकी स्थापना की थी, ठीक है। आज के डेट में ये सिंगल रूम में स्टार्ट हुआ था और आज के डेट में ये बहुत बड़े पैमाने पर एक गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट के नाम से गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, ठीक है, इस नाम से ये काफी फेमस है। क्लियर है राधा मोहन। अच्छा, इसके बाद कोई बहुत ज़्यादा पेंटर्स हुए नहीं। ईश्वरी प्रसाद वर्मा जब 1950 में इनका डेथ हो गया, इसके बाद कोई दूसरा आदमी इनके जगह पे पेंटिंग करने के लिए आया नहीं। हालांकि ऐसा कहना गलत है क्योंकि ये तो हम लोग के अंदर घुस चुका है। पानी से पेपर पे पेंटिंग बनाना बिना बॉर्डर के हम लोग बचपन में भी करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। इसलिए पेंटिंग के बारे में ये कहना कि पेंटिंग समाप्त हो गई है, ये गलत है। पेंटिंग आज भी जीवित है, लेकिन कोई स्पेसिफिक सेंटर नहीं है, स्पेसिफिक आर्टिस्ट किसी को आप नहीं कह सकते हैं। देखिए, इससे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है कि सन 2010 में बिहार सरकार ने एक थीम कैलेंडर लॉन्च किया था, जिसका थीम था पटना कलम पेंटिंग। ये कैलेंडर लॉन्च किया गया था ताकि लोगों में काफ़ी अवेयरनेस बढ़े, ठीक है। तो ये था हमारा पटना कलम पेंटिंग। इसके ऊपर जो भी प्रश्न आएगा, अगर इंट्रोडक्शन पे आएगा तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। लास्ट के पॉइंट में अगर आप चाहें तो इनका नाम से इंक्लूड कर सकते हैं, जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज थी, कैसे डिक्लाइन हुआ, ठीक है, आज के डेट में भी कैसे वो हमारे बीच में जिंदा है। ये पटना कलम पेंटिंग आज के डेट में भी काफ़ी है, बड़े पैमाने पे की जाती है, लेकिन कहाँ की जाती है? अनऑर्गेनाइज्ड रूप में बच्चों के द्वारा की जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर आप बात करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस की, तो इसका डिक्लाइन क्यों हो गया, इसके बारे में हमने जाना कि बहुत ज़्यादा कोई आदमी आया नहीं। इसमें बैकग्राउंड का यूज़ क्यों नहीं किया गया था? कहीं ना कहीं मुगल से प्रभावित था, लेकिन मुगलों से उनका मोह भंग हो गया होगा, ठीक है नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको आंसर्स में लिख देने होंगे। उम्मीद करते हैं कि सारे पॉइंट हमने पटना कलम पेंटिंग से रिलेटेड कवर कर लिए। हमने कुछ इमेजेस बना के भी देख लिए। अगर आप चाहेंगे तो आप ऐसे इमेजेस को अपने एग्जाम में कॉपी में भी दिखा सकते हैं कि संकेन आइज कैसी थी, बड़ी मूछें, चौड़े भाव कैसे थे, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है किसी भी आंसर को लिखने के लिए। अलग अलग पॉइंट्स में अगर हम याद रखेंगे कि इसमें 5 पॉइंट है, उसमें 8 पॉइंट है, उसमें 6 पॉइंट है, तो इस हिसाब से आपको चीज़ें दिमाग में एग्जाम में जब आप जाएंगे तो अच्छे से क्लिक करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे एक अगले टॉपिक के बारे में, जो कि हमारे बीपीएससी मेंस के सिलेबस से ही होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।